गुड इवनिंग एवरीवन. गुड इवनिंग एवरीवन. मस्त बनते हो यार तुम सब. कुछ कुछ भी लिखते रहते हो ना. गुड इवनिंग एवरीवन. Am I audible and visible clearly? Audible and visible clearly, everyone. All right. So how's the Josh, everyone? How's the Josh? Very good. Very good. So I hope you all are good and ready to proceed with the Hindu law classes. Sir, full 100% charge, but आप लो लग रहे हो. Yeah, I am actually low. I'm actually low. काश आपकी क्लास 4 बजे होती. I'm waiting for the class. वेट कर करके मैं कंसेप्ट भूल गया पढ़ाना क्या था आज. बट फिर अभी क्लास में आने से पहले मैं इंस्टाग्राम देख रहा था. तो इंस्टाग्राम पे मैंने एक रील देखी जिसमें कि ये बताया गया दैट लोगों को आपके एक्सक्यूजेस का कुछ भी नहीं पता होता. कोई भी आपका एक्सक्यूज नहीं समझता, कोई भी आपका दुख नहीं समझता, दर्द नहीं समझता. बट ऑल व्हाट डिपेंड्स इज अपॉन योर प्रिपरेशन एंड योर एक्टिंग. कि जब आप किसी को फेस करने वाले हो उस टाइम पे सिर्फ ये मैटर करेगा कि आपका एक्चुअली में कंटेंट कैसा था और आपने किस तरह से पढ़ाया. तो आई गॉट मोटिवेटेड बिफोर द क्लास. तो लाइक ठीक है भाई साहब, ये भी सही है. पहले तो इन्होंने वेट करवाई इतनी लंबी चौड़ी, अब मुझे बोल दिया गया कि पूरे फुल टूश होके जाओ क्लास में. ठीक है भाई, राइट. चलो जी. सो हिंदू लॉ में टिल नाउ हमने क्या कुछ समझा. कमिंग टू द क्लास एंड लेट्स फोकस ऑन आवर कंसेप्ट्स. लेट्स बी हाई एवरीवन. सी इन आवर फर्स्ट क्लास व्हाट वी डिड इज द कि हु इज अ हिंदू. हु इज अ हिंदू. उसके बाद हमने आगे वाला कंसेप्ट जो देखा, वी हैव सीन दैट बेसिकली हिंदू मैरिज की नेचर एंड कंसेप्ट क्या होता है. व्हाट इज द नेचर एंड द कंसेप्ट ऑफ द हिंदू मैरिज. नेचर ऑफ द Hindu marriage. And after that we have seen that basically nature of the Hindu marriage में हमने देखा कि section number 7 में आज भी we have to follow the religious ceremonies to complete the Hindu marriage. यानी कि we have seen the ceremonies of the Hindu marriage which is given in the section number 7 of the Hindu marriage act, right? नाउ सी, पहली क्लास में हमने क्या समझा, थोड़ा सा 5 मिनट के लिए रिवाइंड करते हैं, देन वी विल प्रोसीड विद द आवर टुडेस कांसेप्ट. सो सी, इफ वी टॉक अबाउट हु इज अ हिंदू, तो हमने क्या देखा था दैट बेसिकली as per section number 2 clause 1 clause a Hindu is anyone who is Hindu by religion. Hindu by religion or any of its forms or the developments. And then in section number 2 clause 1 clause b हमने क्या देखा that even the बुद्धिस्ट, जैन्स एंड द सिख्स, उनके ऊपर भी ये पूरा का पूरा हिंदू लॉ आपका एप्लीकेबल होगा. एंड देन इफ कमिंग टू सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 1 क्लॉज सी, एनी पर्सन हु इज नॉट अ MPCJ यानी कि मुस्लिम, पारसिंग, क्रिश्चियन और जू, उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं कि हिंदू लॉ उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा. एंड आफ्टर दैट वी हैव सीन, इसके बाद हमने देखा कि कुछ केसेस में हमें यह भी समझना पड़ता है कि डोमिसाइल का अफेक्ट भी होता है और माइग्रेशन का अफेक्ट भी हमें देखने को मिलता है. नाउ माय क्वेश्चन इज, क्या सिटीजनशिप होने से कोई भी फर्क पड़ता है? क्या सिटीजनशिप होने से कोई भी फर्क पड़ता है और नॉट? इट इज ओनली द डोमिसाइल विच इज अवर रिक्वायरमेंट. सिटीजनशिप से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, डोमिसाइल होना जरूरी है एज पर सेक्शन नंबर 1 क्लॉज 2. सेक्शन नंबर 1 क्लॉज 2 read with
read with section number 2 clause 1 clause C of the act. 2 clause 1 clause C of the act, जिसमें कि हमें वर्ड देखने को मिलता है that a person should be domiciled for an extra territorial jurisdiction of the Hindu laws. इंडिया के ऊपर तो अप्लाई करता ही करता है, इट अप्लाइज टू द होल ऑफ द इंडिया, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, दिस इज आवर बेसिक रिक्वायरमेंट एंड सिटीजनशिप इज नॉट द रिक्वायरमेंट. नाउ आफ्टर दैट हम लोगों ने इसके बाद समझा दैट बेसिकली हिंदू मैरिज सैक्रामेंटल मैरिज है, प्योरली रिलीजियस मैरिज है, या फिर ये कॉन्ट्रेक्चुअल मैरिज भी है. तो हमने क्या देखा दैट एज पर द प्रीलिम्स में हम आंसर क्या करेंगे, सैक्रामेंटल मैरिज है. बट बेसिकली अगर हम आज के जमाने में हिंदू मैरिज पूरा का पूरा पढ़ते हैं, सारे के सारे कंसेप्ट्स देखते हैं, तो वी गेट टू नो दैट इट इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ द सैक्रामेंटल एज वेल एज अ कॉन्ट्रेक्चुअल मैरिज, राइट. यहां पे अब ये एक मिक्सचर है, यानी कि नाउ इट इज अ सोशियो रिलीजियस मैरिज. और ये सोशियो रिलीजियस क्यों हुआ, ऐसी कौन सी फॉर्म है, ऐसी कौन सी सेरेमनी है जो कि आज भी हम लोग फॉलो कर रहे हैं, जो कि पहले भी फॉलो कर रहे थे और आज भी फॉलो कर रहे हैं. दैट इज व्हाट, टेल मी, क्या बोलते थे उसको, होली यूनियन. वेरी गुड, होली यूनियन, जिसका मतलब क्या होता है कि भाई साहब आज भी मैरिज को कंप्लीट करने के लिए वी नीड टू अडॉप्ट द सर्टेन सेरेमनीज. और सेरेमनीज हमें कहां पे दी गई हुई है, सेरेमनीज हमें दी गई हुई है सेक्शन नंबर 7 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट में. और वहां पे हमें क्या बताया गया है दैट फॉर द हिंदू मैरिज एक्ट टू अप्लाई, उस केस में ईदर ऑफ द स्पाउस जो भी वो रिलीजन को फॉलो करते हैं, अगर उनके तरह पूरी की पूरी सेरेमनीज को कंडक्ट कर लिया गया तो तभी के तभी मैरिज क्या हो जाएगी, मैरिज तभी के तभी सोलेमनाइज्ड हो जाएगी. एंड देन अंडर सेक्शन नंबर 7 क्लॉज 2 हमने ये देखा दैट रिगार्डिंग द सप्तपदी वी हैव सीन कि जिन केसेस में सप्तपदी की कंडीशन होती है, जहां पे इंक्लूडिंग होती है, इन दैट केस द मोमेंट द 7th स्टेप इज टेकन, जहां पे फेरे इंक्लूड होते हैं, द मोमेंट द 7th स्टेप इज टेकन, उस स्टेप क्या हो जाएगा, द मैरिज इज कंप्लीट, राइट. क्या सप्तपदी की कंडीशन एसेंशियल होती है फॉर द रिलीजियस सेरेमनीज, क्या शादी को कंप्लीट करने के लिए क्या है कि एसेंशियल सेरेमनी होती है, एसेंशियल नहीं होती. बट जहां पे ईदर ऑफ द स्पाउस में अगर उनके रिलीजियस सेरेमनीज के अकॉर्डिंग सप्तपदी करनी पड़ती है, देन द मोमेंट द 7th स्टेप इज टेकन द मैरिज टीम्स टू बी कंप्लीट. एंड आफ्टर दैट हमने क्या देखा कि सी मैरिज बेसिकली ना 4 तरह में हम लोगों ने इसको डिवाइड किया. One is the void marriage, one is the voidable marriage, another is the valid marriage, and another concept is what? No marriage at all. And हमने क्या देखा, in all these cases, चाहे void marriage हो, चाहे voidable marriage हो, चाहे valid marriage हो, सभी के सभी केसेस में सेक्शन नंबर 7 की जो कंडीशंस हैं वो ऑलरेडी फुलफिल हो चुकी हैं, विच मीन्स व्हाट, द मैरिज इज ऑलरेडी सोलेमनाइज्ड हो चुकी है. बट देन अगर मैरिज सोलेमनाइज नहीं हुई, उस केस में हम लोग क्या बोलते हैं, इफ सेक्शन नंबर 7 इज नॉट कंप्लाइड विद, उस केस में हम लोग बोलते हैं दैट देयर वाज नो मैरिज एट ऑल. और उसके बाद हमने क्या देखा दैट एज पर सेक्शन नंबर 16 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट हमें क्या देखने को मिलता है, दैट अ चाइल्ड ऑफ अ void marriage or voidable marriage, a child of a void or a voidable marriage, that child deems to be a legitimate child, and obviously valid marriage का बच्चा तो legitimate होगा ही होगा. And in case जहां पे सेक्शन नंबर 7 की कंडीशंस फुलफिल नहीं हुई, उनका अगर कोई चाइल्ड है, that child is a illegitimate child. और उसके बाद हमने एक सिंपल सी जजमेंट का रेफरेंस रखा जो कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ लिखवाई है. द जजमेंट इज द रेवाना सिद्धप्पा
वर्सेस मलिक अर्जुन, और जिसका मतलब यहां पे हमें क्या पता लगा, 2023 सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट है दैट द चाइल्ड बोर्न आउट ऑफ अ वॉइड और अवॉइडेबल मैरिज, उनको हमने लेजिटिमेसी तो कन्फर कर दी है, बट दे आर नॉट को-पार्टनर्स. Am I clear, everyone? So this is what we have done till now. Everyone got it? So back to our today's concept. How's the Josh, everyone? All good? Chalo ji. So today we are going to begin with the concept of the void and the voidable marriage. Void marriage is section number 11 of the Hindu Marriage Act. Void marriage section number 11 of the Hindu Marriage Act. Basically हमें कुछ conditions का बताया गया है सेक्शन नंबर 5 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट में, कि दैट फॉर अ वैलिड मैरिज, एक वैलिड मैरिज को करने के लिए, एक वैलिड मैरिज प्रॉपर करने के लिए हमें सेक्शन नंबर 5 में जो कंडीशंस दी गई हुई हैं उनको फुलफिल करना है. अगर वो कंडीशंस फुलफिल नहीं होती, then in some cases the marriage is either a void marriage or it is a voidable marriage. तो कंडीशंस पे तो हम लोग बहुत बाद में जाएंगे, पहले हमें समझना क्या है कि void marriage कब से होगी और किन किन केसेस में कैसे होगी. सेक्शन नंबर 11 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट, सेक्शन नंबर 11 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट, पूरा की पूरे यहां पे पहले 3 वर्ड्स को रीड करो, जस्ट ओनली एंड ओनली द 3 वर्ड्स, और सारे के सारे स्टूडेंट्स इसको चैट बॉक्स में लिखो. चैट बॉक्स में अभी के भी सब लोग लिखो इसको, ओनली द फर्स्ट 3 वर्ड्स. एंड व्हाट डज इट से? एनी मैरिज सोलेमनाइज्ड. समझाने से पहले ही समझ आया या नहीं आया? समथिंग विच हैव ऑलरेडी लर्न्ड. हमने क्या समझा था? दैट इन द केस ऑफ द void और द voidable marriages, चाहे मैरिज void हो और चाहे वो voidable हो, मैरिज ऑलरेडी पहले solemnized हो चुकी है. solemnized बाद होने के बाद ही it can be either be the void marriage or it can either be the voidable marriage. तो सेक्शन नंबर 11 के पहले 3 वर्ड से ही हमें एक चीज समझ नहीं आई, एनी मैरिज solemnized, यानी कि सेक्शन नंबर 7 की जो कंडीशंस हैं वो ऑलरेडी फुलफिल करके हम लोग यहां पे पहुंचे हैं. क्या इसका मतलब ये नहीं है? वॉइस सही नहीं आ रही क्या? अब क्लियरली ऑडिबल नाउ? ऑल राइट, इट्स ऑल गुड फ्रॉम माई साइड. आई थिंक माइट बी 3-4 स्टूडेंट्स है, दे शुड रिफ्रेश इट. धीरे धीरे सुन रहा है, इतना समझ गया होगा कि रिफ्रेश कर लो, रिफ्रेश. राइट. सो नाउ कमिंग बैक टू सेक्शन नंबर 11, क्या लिखा है यहां पे? एनी मैरिज सोलेमनाइज्ड. समझ आई ना बात? जो मैंने कल आपको कंसेप्ट समझाया था, क्या वो यहीं पे आपका क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एनी मैरिज सोलेमनाइज्ड. शुड आई रिपीट इट अगेन? यानी कि मैरिज ऑलरेडी सोलेमनाइज्ड हो चुकी है. इट मीन्स सेक्शन नंबर 7 में जो होली यूनियन की कंडीशंस थी, यानी कि रिलीजियस सेरेमनीज के अकॉर्डिंग ही शादी को कंप्लीट करना है और ईदर ऑफ द स्पाउस के अकॉर्डिंग शादी कंप्लीट करनी है, दैट इज ऑलरेडी डन. उसके बाद की बात कर रहे हैं. एनी मैरिज सोलेमनाइज्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट. इस एक्ट के कमेंसमेंट के बाद 18 मई
1955, the commencement date of the Hindu Marriage Act. 18 मई 1955 को हिंदू मैरिज एक्ट कमेंस हुआ था. And we are talking about the after the commencement of this act. It means void marriage के केस में पहली चीज हमने क्या देख ली, that a marriage is already solemnized. And यहां पे हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं मैरिजेस को void करार कर सकते हैं जो कि solemnize की गई आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, यानी कि आफ्टर 18th ऑफ मई 1955. 1955. वाई क्या इस एक्ट आने से पहले कभी भी कोई शादी वॉइड मैरिज नहीं थी? क्या कभी भी कोई शादी इससे पहले वॉइड नहीं थी? नहीं थी. जब हम लोग कंडीशंस को रीड करेंगे कि वॉइड मैरिज कौन से केसेस में करी गई है, कौन से केसेस में करी गई है, तो हमें उसमें एक कंसेप्ट देखने को मिलेगा, बायगेमी. बायगेमी यानी कि कोई इंसान अगर 2 बार शादी कर रहा है while the first spouse is already living. While the first spouse is already living. My question is, अगर 1955 18th मई से पहले, अगर 1955 18th मई से पहले, बिफोर 18th ऑफ मई 1955, यहां पे एक इंसान ने एक शादी कर ली, वाइफ 1 इन 1940, एंड देन इन्होंने सेकेंड मैरिज कर ली इन 1945. तो जो यहां पे ये सेकेंड मैरिज की है, यानी कि जो बायगेमी यहां पे इन्होंने करी है, क्या ये मैरिज, द मैरिज डन बिफोर 1955, क्या ये मैरिज वॉइड मैरिज है? क्या ये मैरिज वॉइड मैरिज है? इन द हिंदू लॉ एज वेल, हिंदू लॉ में भी जब हमारे लॉस को कोडिफाई किया गया था ना, तभी बायगेमी को वॉइड करार किया गया एंड पनिशेबल भी किया गया. इस केस में सेकंड वाइफ के पास कुछ ना कुछ राइट्स हैं, जो कि हम लेटर ऑन करेंगे कि वो मैरिज को बाद में वॉइड डिक्लेयर करवा सकती हैं, डाइवोर्स ले सकती हैं इस ग्राउंड पे लेटर ऑन. बट अभी आपको उस टॉपिक में जाना ही नहीं है. What we need to understand is that before 1955 18th of May, बायगेमी भी वैलिड थी. This marriage was not void. This marriage was not void at all. So basically, under section number 11 of the Hindu Marriage Act, a marriage is first solemnized, और ये solemnized कब की गई थी? After the commencement of the Hindu Marriage Act. उसके बाद आपको यहाँ पे एक वर्ड दिख रहा होगा रेड पेन में. क्या लिखा उसका? रेड पेन में एक वर्ड लिखा हुआ है, क्या लिखे? Shall be null and void. Shall be null and void. And what is the meaning of the term shall? Shall का मतलब हो गया यहां पे mandatorily. In all the cases, सभी केसेस में अगर एक्ट के आने के बाद कोई भी मैरिज आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट के बाद कोई कंडीशन को वायलेट करती है, जो कि सेक्शन नंबर 5 क्लॉज 1 क्लॉज 4 एंड क्लॉज 5 में दी गई है, दैट मैरिज शैल बी नल एंड वॉइड. दैट मैरिज शैल बी नल एंड वॉइड. अब आप सब लोग मेरे साथ यहां पे ये चार्ट बनाओगे, अपनी अपनी नोटबुक में चार्ट बनाओगे. शैल बी नल एंड वॉइड, और दूसरी तरफ हमें एक वर्ड देखने को मिलता है
may. What is the meaning of the term may? May का मतलब होता है डिस्क्रिशन, कि आपकी मर्जी है, जरूरी नहीं है बट आपकी मर्जी है. It shall be null and void, but may on a petition presented by either party thereto against the other party be so declared by a decree of nullity if it contravenes any of the conditions specified in clause 5 clause 1, 5 clause 4 and 5 clause 5 of the act. जो कि किसकी बात करती हैं, एक बार यहां पे लिख लो, बाइगेमी, स्पिंडा रिलेशनशिप, एंड प्रोहिबिटेड डिग्री में अगर शादी होती है तो प्रोहिबिटेड डिग्री. दीज आर द 3 कंडीशंस जो कि 5 क्लॉज 1, 5 क्लॉज 4 एंड 5 क्लॉज 5 में हमें दी गई हुई है. चलो जी, नाउ कमिंग बैक टू अगेन द चार्ट. एक तरफ तुम्हें देखने को मिल रहा है वर्ड शैल और दूसरी तरफ हमें देखने को मिल रहा है मे. शैल के साथ हमें देखने को मिल रहा है दैट दिस मैरिज शैल बी नल एंड वॉइड. नल एंड वॉइड, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? शैल बी नल एंड वॉइड कि आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट अगर कोई भी मैरिज सेक्शन 5 क्लॉज 1, क्लॉज 4 एंड क्लॉज 5 की कंडीशन को वायलेट करती है, वो नल एंड वॉइड ही होगी. इट मीन्स फ्रॉम द डेट ऑफ मैरिज. कि ये शादी हमेशा से ही नल एंड वॉइड थी, वॉइड अब इनिशियो फ्रॉम द वेरी मोमेंट फ्रॉम द डेट ऑफ द मैरिज. उसी दिन से ये मैरिज नल एंड वॉइड है, वॉइड अब इनिशियो है. कोई भी शादी हम यहां पे नहीं मान रहे हैं. अगर आप लोग ये बोल रहे हो, ये जो आगे वाला सेक्शन है ना, मे के साथ जो भी कुछ लिखा हो इसको भूल जाओ, इसको रीड करते हैं सिंपल वे में. एनी मैरिज solemnized after the commencement of this act shall be null and void if it contravenes any of the conditions specified in these clauses. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो ये है ना कि अगर 18 मई 1955 के बाद, आफ्टर 18 मई 1955 के बाद अगर कोई बंदा सेकेंड शादी करता है while his first spouse is already living, या फिर वो प्रोहिबिटेड डिग्री में शादी करता है, या फिर स्पिंडर रिलेशनशिप में शादी करता है, दैट मैरिजेस शैल बी नल एंड वॉइड. भाई साहब ये तो ऑलरेडी नल एंड वॉइड है, तो क्या हमें कोर्ट के पास जाने की जरूरत है? क्या हमें कोर्ट के पास जाने की जरूरत है कि इस मैरिज को वॉइड डिक्लेयर करो? हमें सेक्शन 11 ने खुद ही बता दिया कि ये हमेशा से वॉइड है. देयर इज नो मैरिज एट ऑल, हमेशा से वॉइड है, वॉइड अब इनिशियो. मैरिज सोलेमनाइज हो चुकी थी, बट कोई कंडीशन यहां पे वॉयलेट थी, दैट मीन्स शैल बी नल एंड वॉइड फ्रॉम द वेरी डेट ऑफ द मैरिज. बट उसी के साथ साथ हमें क्या बताया, दैट इन सम केसेस अगर आप चाहते हो कि कोर्ट की तरफ से एक डिसीजन आ जाए, कि सोसाइटी अब आपको यह मानने लग जाए कि नहीं भाई साहब इसकी शादी नहीं हुई, इनकी शादी कभी भी नहीं हुई, उस केस में अगर आपको कोर्ट के पास जाके डिक्री लेनी है तो क्या वो आपका अधिकार नहीं होना चाहिए? तो क्या वो आपका अधिकार नहीं होना चाहिए? इन अ केस इवन दो द मैरिज इज ऑलरेडी नल एंड वॉइड, मैरिज नल एंड वॉइड ऑलरेडी है, बट अगर हस्बैंड ये चाहता है या फिर वाइफ ये चाहती है कि भाई साहब मुझे सेकंड शादी करवानी है, एग्जाम्पल के साथ पढ़ते हैं.
देयर इज अ कपल जिनकी पहले एक मैरिज हुई जो कि सोलेमनाइज थी, बट स्पिंडा रिलेशनशिप में वो मैरिज फॉल करती थी एंड दैट मैरिज वाज अ वॉइड मैरिज। स्पिंडा रिलेशनशिप में फॉल करती थी और वो एक वॉइड मैरिज थी। नाउ ही वांट्स टू मैरी अगेन। अब इनको W2 से शादी करनी है। क्वेश्चन ध्यान से सुनना सब लोग। अगर ये इससे शादी कर लेता है, अगर ये इनसे शादी कर लेता है, क्या ये बाइगेमी होगी? Why no? Why no? Because the earlier marriage was not a valid marriage, it was a void marriage. ये शादी इजली कर सकते हैं, इनके ऊपर कोई भी इन्होंने ऑफेंस नहीं किया। यहाँ पे ये जो सेकंड शादी यहाँ पे करेंगे वो एक वैलिड मैरिज होगी। रीजन बीइंग पहली मैरिज एक वॉइड मैरिज थी। बट नाउ व्हाट हैपेंड इज दिस लेडी, वो ये बोल रही है कि देखो मैंने तो भाई तेरी बात मान ली। भाई तो चलो नहीं बोलेगी, ये बोलेगी कि चल भाई, फिर भाई आ गया मूड में कि चल यारा मैंने तो तेरी बात मान ली कि सोसाइटी में अब तेरी जो शादी है नहीं मानी जा रही, बट मेरे घर वाले नहीं मान रहे। आपकी पहले वॉइड मैरिज हुई थी बट मेरे घर वाले नहीं मान रहे। अब ऐसा करो, कोर्ट से एक डिक्री ले आओ, वॉइड इसको करार करवा लो। क्या उस केस में हस्बैंड यहां पे फर्स्ट वाइफ के अगेंस्ट केस फाइल करके कोर्ट के पास नहीं जा सकता? इन दैट केस सेक्शन 11 हमें क्या बोल रहा है? मे ऑन अ पेटिशन प्रेजेंटेड बाय द ईदर पार्टी, ईदर पार्टी चाहे हस्बैंड चाहे वाइफ, क्योंकि वॉइड तो दोनों के लिए है ना, वॉइड तो दोनों के लिए है ना। मे ऑन अ पिटीशन presented by the either party thereto against the other party be so declared by a decree of nullity. एक decree of nullity वो ले सकता है if it contravenes any of the conditions section 5 में जो दी गई हुई है। क्लियर हुई बात? क्लियर हुई बात? may file a petition and declare the marriage void, and declare the marriage void. मैरिज ऑलरेडी void थी, इसीलिए कोर्ट ने डिक्लेयर कर दी। गॉट इट? चलो जी, नाउ whether section number 11 is prospective or retrospective. It is prospective or retrospective. Prospective और retrospective का मतलब क्या होता है कि हम जो बोल रहे हैं, हम जो यहां पे बोल रहे हैं कि मैरिज नल एंड वॉइड है, ये फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्री है या फ्रॉम द डेट ऑफ द मैरिज है। एग्जाम्पल, पहले एक शादी होती है जो कि एक वॉइड मैरिज है, जो कि ये एक वॉइड मैरिज है, और ये शादी कब होती है? लेट अस से 2010 में इनकी शादी होती है। Later on, this person, he files a case against the wife. Right है तो करेगा for what? For the declaration of the nullity. Declaration of nullity कि इस मैरिज को null and void करार किया जाए, और ये डिक्री हमें मिलती है 2015 में। अब मुझे ये बताओ that this marriage is null and void. This marriage is null and void from 2010 और 2015, 2010 से है या फिर 2015 से है?
फ्रॉम 2010। जिस दिन से शादी हुई है उसी दिन से ही ये मैरिज क्या है, नल एंड वॉइड है। जिस दिन इन्होंने यहां पे जो 7th स्टेप ऐसे करके लिया ना, the moment the marriage got solemnized but it was contravening any of the conditions given in section 5 clause 1 clause 4 and clause 5, that means solemnize करते करते आपने मैरिज को void भी कर दिया। Got it everyone? Got it everyone? So basically it is what? It is retrospective. It is retrospective from the date of the marriage. From the date of marriage. कि चाहे आपने कोर्ट से डिक्री बाद में लिया, जो कि जरूरी भी नहीं थी, बट जब मर्जी डिक्री लो वापिस आ जाओ, फ्रॉम द डे 1 इट इज void and null. Clear everyone? Any doubt in this? Any doubt in this? So section 11 के जो essentials हैं सर आपकी शादी हो गई माइक के साथ। मुझे कभी कभी डर लगता है, मैं इसको ना पकड़ के रखता हूँ हमेशा। मुझे कभी कभी डर लग रहा होता है कि मैं गिर ना जाऊं। बहुत बार हुआ है कि ये ना शूज में वायर आ जाती है, मुझे डर लगता रहता है कि भाई गए। और आपके सामने तो कोई बात नहीं, YouTube पे क्लास लेते थे, मगर ऐसा कभी हो गया तो बस फिर राइट। सर हमने सेक्शन नंबर 5 पढ़ लिया है क्या? नो, अभी हमने सेक्शन 5 नहीं पढ़ा। जैसे पढ़ा रहा हूं ऐसे ही पढ़ना है। सेक्शन 5 से पहले सेक्शन 5 आप सेक्शन 11 से पहले पढ़ोगे भी नहीं, आराम से। चलो जी, रेट्रोस्पेक्टिव दोबारा समझा दूं। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है पहले की डेट से, प्रोस्पेक्टिव मतलब होता है आज की डेट से। दोबारा सुन लो, रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है पहले की डेट से एंड प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है आज की डेट से। अगर डिक्री आती है कोर्ट की, डिक्री ऑफ नलिटी अगर आती है, वो अगर 2015 में आ रही है, तो ये मैरिज नल एंड वॉइड आज की डेट से है या पहले की डेट से जिस दिन शादी हुई? इट इज नल एंड वॉइड फ्रॉम द अर्लियर डेट, पहले की डेट से थे। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि ये रेट्रोस्पेक्टिव है, ये रेट्रोस्पेक्टिव। सेक्शन नंबर 11, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी नीड इज द मैरिज शुड बी solemnized. Marriage should be solemnized, and then after the commencement of this act only ये section apply करता है। Section 11 is prospective in general. Section 11 is prospective in general but retrospective in its operation. क्या मतलब हुआ इसका? क्या मतलब हुआ इसका? अगर तो डिक्री आपने ले ली, उस केस में तो ये क्या हो जाएगा? रेट्रोस्पेक्टिव हो जाएगा। बट क्या डिक्री लेना जरूरी था? क्या डिक्री लेना जरूरी था? नहीं था। और अगर डिक्री लेना जरूरी ही नहीं था और आपने सेकंड शादी कर ली, वो वैलिड मैरिज है, तो प्रोस्पेक्टिवली फिर तो उसी दिन से ही जिस दिन आपने शादी करी नल एंड वॉइड है, तो जनरली तो वो प्रोस्पेक्टिवली है ना। बट अगर आपने डिक्री ले ली, रेट्रोस्पेक्टिव कौन सी कब है? जब आपने डिक्री ले ली और अब आपको वापस जाना पड़ रहा है कि भाई साहब जिस दिन से शादी हुई है उसी दिन से ये नल एंड वॉइड है। अब क्लियर हुई बात? अब क्लियर हुई बात? इन दिस केस अगर यहां पे सेकंड शादी नहीं भी करता, अगर यहां पे मान लो ये इन दिस केस अगर ये पिटीशन फाइल नहीं भी करता,
मैरिज को नल एंड वॉइड नहीं भी डिक्लेयर करते, तो इस केस में सिर्फ और सिर्फ इसी केस में तो इट इज नल एंड वॉइड प्रोस्पेक्टिवली ना, प्रोस्पेक्टिवली यहां पे नल एंड वॉइड है ना। बट अगर डिक्री ले ली उस केस में तो हमें वापस जाना पड़ेगा। अगर आपने डिक्री ले ली तब ये रेट्रोस्पेक्टिव अपने ऑपरेशन में हो जाएगी कि भाई साहब फ्रॉम द डेट ऑफ द मैरिज ही ये नल एंड वॉइड है। क्लियर बात? शुड वी प्रोसीड फर्दर? Section 11 expressly declares that those marriages will be declared null and void which took place after the commencement of this act. कौन सी शादियां? जो कि सिर्फ और सिर्फ 18 मई 1955 के बाद की गई, उन्हीं की बात कर रहे हैं। This means that the act is prospective in nature. हम लोग 1955 से पीछे नहीं जा रहे हैं। Wherein either of the parties applies for the decree of nullity. अगर कोई एक भी इंसान void and null इसको डिक्लेयर करवाना चाहता है, and if the decree is passed, if such decree is passed, it will relate back to the date of marriage. तब ये date of marriage पे जाएगी, and then section 11 is retrospective in its operation. मुझे नहीं लगता इससे easy language में समझाया जा सकता है। Everyone got it? Yes, Srinivas Yadav, send me your question first. The word shall, जो यहाँ पे shall word यूज किया गया सेक्शन 11 में, जो shall word यूज किया गया सेक्शन 11 में, it denotes that any marriage, कोई भी शादी अगर की गई है in the contravention of section 5 clause 1 clause 4 and clause 5, then such marriage would be null and void. Then such marriage would be null and void. And the word may, जो यहाँ पे word may है, जो कि discretion दी गई हुई है in section 11, relates to the fact that in case either of the party do not file the petition, अगर कोई भी पार्टी पेटिशन नहीं फाइल करती या फिर केस नहीं फाइल करती फॉर डिक्लेयरिंग द मैरिज एज नल एंड वॉइड, अगर नहीं भी करती तो ये मैरिज क्या होगी? ये मैरिज क्या होगी? क्या होगी? void ab initio, from the very date of the marriage. While the second marriage is solemnized, first wife is alive, but later on she dies, and what will be the status of the second wife after first wife demise? भाई समझाया मैंने अभी ये पॉइंट, ऐसे ही कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछ रहे हो और 6 बारी, राइट? मूविंग ऑन टू द सेक्शन नंबर 12. सेक्शन नंबर 12 जो कि किसकी बात करती है? voidable marriages. Voidable marriages. Let us read the first 3 words again.
पहले 3 वर्ड्स को फिर से रीड करो। एनी मैरिज solemnized. Any marriage solemnized. It means what? Marriage is already solemnized, which means section number 7 पढ़कर आ रहे हैं ये लोग अपने बेरेक्ट के ऊपर। सेक्शन 11 में भी और सेक्शन 12 में भी जहां पे वर्ड सोलेमनाइज लिखा हुआ है ना, उसके ऊपर सेक्शन 7 लिख के टिक मार्क मार लो। प्रॉपर सेरेमनीज करके पैसा वैसा खर्च करके बढ़िया एक पैलेस वैलेस बुक करवाया था, वहां पे अच्छे से शादी करके आए हैं, फिर पता लगा कि मैरिज वॉइड है। ठीक है, एनी मैरिज सोलेमनाइज्ड। नाउ हियर व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज वेदर बिफोर or after the commencement of this sect. What is the difference between the void and the voidable marriages? Section 12 also applies on a marriage solemnized before 18th May 1955. Point number 1 is marriage is already solemnized, which means section number 7 क्या हो चुका है? टिक मार्क। सेक्शन नंबर 7 ऑलरेडी हो चुका है। सेकेंडली, ईदर बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस सेक्ट, तो ये पहले के शादियों पे भी एंड आफ्टर ऑल्सो, बिफोर एंड आफ्टर दोनों केसेस में अप्लाई करता है। वॉइडेबल मैरिजेस के जो ग्राउंड है ना, वो किस तरह के हैं? अगर एक शादी हो जाती है एक अनसाउंड माइंड के पर्सन से, तो शादी वॉइडेबल होगी। और वॉइडेबल किसके लिए होगी? जिस पार्टी के साथ गलत हुआ उसी के साथ होगी ना। अगर एक हस्बैंड ने, अगर एक लड़के ने धक्के के साथ, फोर्स के साथ किसी से शादी कर ली, यानी कि विदाउट फ्री कंसेंट मैरिज कर ली गई, तो वो एक वॉइडेबल मैरिज होगी। उस केस में वॉइडेबल का जो राइट है कि इसको वॉइड कर दो, वो हस्बैंड के पास होगा या वाइफ के पास होगा? जिसके अगेंस्ट फोर्स यूज की गई उसी के पास राइट होगा ना, उसी के पास राइट होगा ना। सेक्शन नंबर 11 में आपने क्या देखा था? सेक्शन नंबर 11 में आपने क्या देखा था कि अगर केस फाइल करना है, अगर केस फाइल करना है तो कौन कर सकता है? Either of the party, because the marriage is void for both. Marriage is void for the both. But section number 12 में when the marriage is voidable, उस केस में अगर केस फाइल करना पड़े, then who will file? The party against whom? Against whom? The aggrieved party, basically the aggrieved party, the victim, जिनका कंसेंट नहीं लिया गया, जिनको बताया नहीं गया कि हस्बैंड यहां पे अनसाउंड माइंड का है, जिनको ये बताया गया वाइफ को कि हस्बैंड यहां पे 1 लाख रुपया महीना कमाता है, एंड बाद में पता लगा कि 1 लाख रुपया 1 साल में कमाता है। विदाउट द फुल इंफॉर्मेशन फ्रॉड किया गया, मिसरिप्रेजेंटेशन, तो
तो इस केस में हस्बैंड फाइल करेगा या वाइफ करेगी? हस्बैंड फाइल करेगा या वाइफ करेगी? द पार्टी हु इज एट अग्रीव्ड पार्टी, बेसिकली अग्रीव्ड पार्टी। अगर शादी कर ली गई और शादी के बाद हस्बैंड को पता लगता है that his wife is already pregnant and this fact was hidden from him, और इनको पहले बताया नहीं गया था, उस केस में अग्रीव्ड पार्टी कौन हुआ? The one who suffered, husband. Only that party will file the case. So there is another difference between section 11 and section 12. हमें क्या पता लग रहा है? That petition can be filed only and only by the aggrieved party. Aggrieved party ही केस इसमें फाइल करेगी। Now मान लो इसी केस में the wife was pregnant, or let us say that the husband was earning only 1 lakh rupees per year और वाइफ को ये चीज नहीं बताई गई थी, फ्रॉड कर लिया गया, तो मैरिज voidable हो गई। मैरिज voidable हो गई। What is the meaning of the term voidable? voidable का सिंपल सा मतलब है void प्लस एबल, कि आप इसको void करार करवा सकते हो। It can be declared void, but till the time you are not filing a petition to declare it void, this marriage is valid. It is a valid marriage till declared void. Till declared void. जिस दिन शादी करी गई उस दिन ये वैलिड मैरिज थी, चाहे अनसाउंड माइंड से शादी करी गई, चाहे प्रेग्नेंट लेडी से शादी करी गई और हस्बैंड को नहीं बताया गया। आपके पास राइट है कि आप इस मैरिज को वॉइड करवा सकते हो। कैसे करवाओगे? कोर्ट में जाके केस फाइल करके, कोर्ट में जाके केस फाइल करके। बट टिल द टाइम अगर आप कोर्ट में नहीं जाते हो, आपने मान लिया कि ठीक है कोई बात नहीं, मेरी जिंदगी में यही लिखा था, द मैरिज विल बी व्हाट? द मैरिज विल बी valid marriage. In that case, the marriage will be a valid marriage. Now tell me, section 12 में क्या void declare करवाने के लिए petition फाइल करवानी जरूरी है या नहीं? It is mandatory, because unless and until you file the petition and get the decree of nullity, जब तक आप कोर्ट में मैरिज को जाके एनल नहीं करवाते, यानी कि समथिंग विच नेवर एग्जिस्टेड, वॉइड डिक्री नहीं लेते, नलिटी की डिक्री नहीं लेते, तब तक यहां पे सोसाइटी में भी लॉ के अकॉर्डिंग भी आपकी शादी एक वैलिड मानी जाएगी। तो वॉइड में और वॉइडेबल में ये भी डिफरेंस हुआ क्या नहीं हुआ? इन केसेस में भी ये डिफरेंस हुआ कि नहीं हुआ? When the marriage is void, the party may file a petition. It is the discretion of the party कि उनको petition file करनी है कि नहीं करनी। But in the case of the voidable marriages, to declare the marriage void, you have to file a petition. Section number 12. Any marriage solemnized whether before or after the commencement of this act shall be voidable, and it may be annulled by a decree of nullity on any of the following grounds, जो कि नीचे grounds दिए गए जो कि हम करेंगे। shall be voidable मतलब क्या है? कि हमेशा से ये शादी voidable ही है।
हमेशा से ये शादी वॉइडेबल ही है, यानी कि ये शादी क्या है, ये वैलिड है, बट आपको साथ ही में एक राइट दे दिया दैट यू कैन फाइल अ पिटीशन टू डिक्लेयर इट वॉइड, टू डिक्लेयर इट वॉइड। और उसके बाद आपको क्या बोल दिया गया, मे बी एनल्ड बाय अ डिक्री ऑफ नलिटी। डिस्क्रिशन दे दी गई आपको कि अगर आप चाहते हो तो आप इसको वॉइड करवा सकते हो, डिक्री ऑफ नलिटी ले सकते हो। क्यों दी गई यहां पे डिस्क्रिशन? मे बी द पार्टी डू नॉट वांट, नहीं चाहता वो, मे बी एक्सेप्टेड दैट लेडी इवन व्हेन शी इज प्रेग्नेंट, ही इज ओके विद इट नाउ। मे बी द लेडी इज ओके दैट शी क्या है, 1 लाख रुपया 1 साल का कमाता है, 2-4 लाख रुपया मैं भी कमा लूंगी, चला लेंगे घर। जरूरी तो नहीं है ना कि वॉइड करार करो ही करो। दिस मैरिज इज अ वैलिड मैरिज एंड ओनली इफ द पार्टी डिजायर्स, ओनली इफ द पार्टी वांट्स, दे कैन फाइल अ केस and get declare it void and then can declare it void। क्लियर हुई बात? चलो एग्जाम्पल, द मैरिज वॉज ऑलवेज अ वॉइडेबल मैरिज, यानी कि एक वैलिड मैरिज थी, यानी कि एक वैलिड मैरिज थी। बट हस्बैंड के पास राइट था, इस केस में मान लेते हैं एग्रीव्ड पार्टी इज हस्बैंड। हु इज एग्रीव्ड पार्टी हियर? इस चीज को याद रखना है कि ईदर ऑफ द स्पाउस नहीं है, ओनली व्हेन द एग्रीव्ड पार्टी ओनली कैन फाइल दिस केस। एग्रीव्ड पार्टी इस केस में मान लो हस्बैंड है और उन्होंने 2015 में केस फाइल करके इस मैरिज को वॉइड डिक्लेयर करवा दिया, इस मैरिज को वॉइड डिक्लेयर करवा दिया। मैरिज हुई 2010 में, नल एंड वॉइड डिक्लेयर करवाया गया 2015 में। नाउ टेल मी, दिस मैरिज इज नल एंड वॉइड from the date of the marriage 2010 or from the date of the decree? From the date of the marriage or from the date of the decree? Very good everyone, from the date of the decree। क्योंकि 2010 से लेके 2015 तक ये शादी क्या थी, ये एक वैलिड मैरिज थी। And from the date of the decree, this marriage is now a void marriage। It means section number 12 in the case of the voidable marriage, it has a prospective effect। Prospective from the date of the decree, पूरा लिखो इसको। It is prospective from date of decree। अगर डिक्री ली गई तो पूरा ही लिख लो इसको। इफ डिक्री ऑफ नल एंड वॉइड is granted, if decree of null and void is granted, तो सेक्शन नंबर 12 में voidable marriages के केसेस में क्या होगा, इट इज प्रोस्पेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ द मैरिज।
एंड सेक्शन नंबर 11 में वॉइड मैरिजेस के केसेस में क्या होगा? अगर डिक्री ली गई है, इट इज रेट्रोस्पेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ मैरिज। हाँ जी, हुण दसो, पै गई पल्ले गल, आ गया सारे नूं समझ? वेरी गुड। कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसको नहीं, वी आर नॉट डन फॉर द डे, वी आर येट टू कंप्लीट द कंसेप्ट। अभी हमें एक केस लॉ करने और उसके साथ साथ एक छोटा सा पॉइंट भी समझना। वी आर नॉट डन, अभी टाइम पड़ा है यार। 2 दिन क्लास मैंने 15-15, 20-20 मिनट जल्दी छोड़ दी। दैट डज नॉट मीन कि हर रोज जल्दी छोड़ दूंगा, फिर तुम लोग कंप्लेंट कर दोगे कि क्लास तो 7:30 खत्म हो जाती है। कंप्लेंट ना करना, कभी कभी छोड़ भी दूंगा। चलो जी, बाकी यार वेट कर करके थक गया मैं आज तुम लोग कि 6 कब बजेंगे, 6 कब बजेंगे। जब 6 बजे ना तो 6:15 बहुत लंबा टाइम लग गया बजने में। चलो, एक क्वेश्चन आया है सर, इसका कोई फायदा आखिरी में जाके वॉइड ही तो हो गई। इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि इसका कोई फायदा कि आखिरी में जाके मैरिज वॉइड ही तो हो गई। आओ अब थोड़ा सा और दिमाग लगाना। चलो जी, एग्जाम्पल नंबर 1, 2010 में, एग्जाम्पल नंबर 1, 2010 में एक मैरिज हुई जो कि वॉइड मैरिज थी, और 2015 में डिक्री भी ले ली, इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर लिया। डिक्री ऑफ नलिटी, नल एंड वॉइड इसको डिक्लेयर कर दिया। इन बिटवीन दिस टाइम हस्बैंड ने सेकेंड शादी कर ली, हस्बैंड ने सेकेंड शादी कर ली। इज दिस बाइगेमी? इज दिस बाइगेमी? Why not? Why not? Because the marriage was already null and void. It was always null and void. अब आप लोगों का आंसर आप लोगों को खुद ही मिल जाएगा, क्योंकि आप सब लोग बहुत इंटेलिजेंट हो। 2010 में एक वॉइडेबल मैरिज कर ली गई और 2015 में इसको नल एंड वॉइड करा लिया गया, डिक्री ऑफ नलिटी ले ली गई। एंड इन बिटवीन दिस टाइम हस्बैंड ने सेकेंड शादी कर ली। नाउ टेल मी, इज दिस जो सेकेंड शादी करी है, इज दिस अ बाइगेमी और नॉट? तो बाबा जिसने क्वेश्चन पूछा था, अब बताइए। दिस इज बाइगेमी, which is punishable under section number 494 and 495 of the Indian Penal Code. इस केस में पनिशमेंट मिलेगी।
Got it, everyone? Because voidable के केसेस में the marriage was a valid marriage till the date of the decree of the nullity. Till the date of the decree of the nullity. Sorry यार, वर्सेस नहीं बैठ जाएगा, इन्होंने सेकंड शादी कर ली, ठीक है ठीक है, चलो बाद में वर्सेस ही है, पहले वेट्स है बाद में वर्सेस है, स्टैंड को खत्म करो। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो आपका हो चुका। राइट डाउन द नेम ऑफ द केस, MM मल्होत्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2005 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट विच इज अ लैंडमार्क जजमेंट ऑन दिस पॉइंट, जो कि एक लैंडमार्क जजमेंट है वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिजेस के कंसेप्ट को समझाने के लिए, जिसमें हमें क्या बताया गया दैट इट वाज हेल्ड दैट इट इज नॉट essential for a void marriage that a decree of nullity should be obtained. क्या void marriages के केस में डिक्री ऑफ नलिटी लेना जरूरी है? क्या void marriages के केस में डिक्री ऑफ नलिटी लेना जरूरी है? The answer is no. But in the case of the voidable marriage के केस में a decree of nullity is not obtained. A decree of nullity is not obtained. Rather, first it has to be annulled. Annulled का मतलब क्या होता है? यानी कि आप एक इसको void डिक्लेयर करवाओगे, यानी कि आप कोर्ट में जाओगे और ये बोलोगे that the marriage never existed. कोर्ट पहले उस मैरिज को क्या करेगा? void डिक्लेयर करेगा, void करेगा एंड देन नलिटी की डिक्री पास करेगा। पहले केस में void के केस में तो ऑलरेडी ये void थी ना, ऑलरेडी नल एंड void थी, तो हमने क्या किया? डायरेक्टली इसको डिक्लेयर कर दिया, कोर्ट में जाके आपने डायरेक्टली इसको डिक्लेयर कर दिया। बट इन द केस ऑफ द voidable, भाई साहब ये पहले तो मैरिज यहां पे वैलिड थी ना, वैलिड मैरिज को पहले हमने क्या किया? एनल किया, खत्म किया, दैट इट नेवर एग्जिस्टेड। उसके बाद क्या कर दिया? डिक्री ऑफ नलिटी दे दी, डिक्री ऑफ नलिटी दे दी। बट इस केस में इसको वॉइड करने के लिए हमें केस फाइल करना पड़ता है। वेयर एज इन द केस ऑफ द, अच्छा पूरा लिखो इसको, इन द केस ऑफ द वॉइडेबल मैरिज अ डिक्री ऑफ नलिटी इज नॉट ऑब्टेन्ड, रादर फर्स्ट देयर हैज टू बी annulment of the marriage and then only the decree of nullity will be passed. And whereas in the case of the void ab initio annulment की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, रादर डायरेक्टली एक डिक्री पास कर दी जाएगी। क्लियर एवरीवन? क्लियर एवरीवन? एक ना मुझे कंसेप्ट याद आ रहा है एंड आई थिंक अभी ही बता दूं तो अच्छा रहेगा, कंसेप्ट्स क्लियर करने के लिए। बाद में तो बताया जाएगा, एक चीज बता दूं अभी तो मजा आएगा। हिंदू मैरिज एक्ट में यार एनलमेंट का मतलब होता है मैरिज एग्जिस्ट नहीं करती, वॉइड करार करना इस चीज को। वैलिड मैरिज को पहले एनल कराओगे फिर कोर्ट डिक्री देगा ना, वॉइड मैरिज को डायरेक्टली डिक्री दे देगा। ये चीज बताइए, ये चीज बताइए। चलो एक अच्छा लेट मी आस्क यू, मेंटेनेंस का कंसेप्ट, एक थोड़ा सा पॉइंट ऐड करवा रहा हूं आपको, एक पॉइंट याद रखने के लिए।
क्या हिंदू मैरिज एक्ट में मेंटेनेंस मिलती है हस्बैंड और वाइफ को? हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 125 तो सीआरपीसी का है, यस मिलती है। सेक्शन नंबर 25 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट में ना हस्बैंड भी और वाइफ भी मेंटेनेंस ले सकते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट में हस्बैंड भी ले सकता है, वाइफ भी हस्बैंड से मेंटेनेंस ले सकती है, और हस्बैंड भी वाइफ से मेंटेनेंस ले सकता है, राइट। इक्वलिटी है यहाँ पे पूरी। सेक्शन नंबर 25 निकालिए सब लोग, अपना अपना बेरेक्ट निकालिए। एक छोटी सी बात समझानी है आप लोगों को, बेरेक्ट निकालिए। सेक्शन नंबर 25 बात करता है मेंटेनेंस प्रोवाइड करने की, परमानेंट एलिमनी एंड द मेंटेनेंस, जो हस्बैंड को भी मिल सकती है, वाइफ को भी मिल सकती है हिंदू मैरिज एक्ट में। द क्वेश्चन इज, जब भी मेंटेनेंस मिलेगी, मान लो वाइफ ने मेंटेनेंस लेनी है, तो मेंटेनेंस सिर्फ और सिर्फ वैलिड मैरिज की वाइफ को ही मिलेगी या फिर वॉइड मैरिज की वाइफ को भी मिल जाएगी? मान लीजिए एक वैलिड मैरिज हुई एंड लेटर ऑन दे गॉट सेपरेटेड, इनका डाइवोर्स हो गया, इनका केस चल रहा है, सेपरेशन हो गया, वैलिड मैरिज थी, चलो जी। अब वैलिड मैरिज के केस में डिक्री आई, कौन सी डिक्री आई? डिक्री ऑफ डाइवोर्स, इन्होंने आपस में डाइवोर्स ले लिया, उसके बाद वाइफ ने या फिर हस्बैंड ने मेंटेनेंस क्लेम की, तो वो मेंटेनेंस तो सेक्शन 25 में मिलेगी। नाउ द क्वेश्चन इज, जो कि क्वेश्चन आपको प्री में पूछा जाता है, इट इज अ वेरी वेरी डीप कंसेप्ट, कैन द मेंटेनेंस बी अवॉर्डेड टू हस्बैंड और वाइफ, क्योंकि सेक्शन 25 में दोनों को मिलती है, इन केस ऑफ void मैरिज, इन केस ऑफ द void मैरिज। चलो अपना अपना आंसर बताइए मुझे सोच के, क्या लगता है आपको कि void मैरिज जब हुई थी, मान लो सेकंड शादी कर ली हस्बैंड ने, बाईगेमी कर ली, तो उस केस में क्या वाइफ को मेंटेनेंस मिलेगी, या फिर अगर स्पिंडर रिलेशनशिप में कर ली तो मिलेगी? नहीं मिलेगी। बहुत कम बच्चे बोल रहे हैं कि मिलेगी। सेक्शन नंबर 25 को रीड करो, क्या लिखा है यहां पे? एनी कोर्ट, नहीं होता क्या, चलो तुम लोग के पास बेरेक्ट है, एनी कोर्ट एक्सरसाइजिंग jurisdiction under this act, very good sweetie, any court exercising स्वीटी उनका नाम था, मैंने वेरी गुड स्वीटी उस तरह से नहीं बोला, स्वीटी वाज हर नेम। एनी कोर्ट एक्सरसाइजिंग jurisdiction under this act may at the time of passing any decree, may at the time of passing any decree
क्या हिंदू मैरिज एक्ट में डिक्री ऑफ नलिटी की बात नहीं की गई? कोई भी कोर्ट हिंदू मैरिज एक्ट में जो भी अपनी जुरिस्डिक्शन का यूज कर रहा है, जहां पे भी केस है, एट द टाइम ऑफ पासिंग एनी डिक्री वो मेंटेनेंस दे सकते हैं। तो डिक्री ऑफ नलिटी भी तो हिंदू मैरिज एक्ट में दी जा रही है। दैट मीन्स व्हाट? टेल मी नाउ। कैन द मेंटेनेंस बी अवॉर्डेड टू द हस्बैंड और वाइफ इन द केस ऑफ द वॉइड मैरिज? यस, मेंटेनेंस मिलेगा when the marriage will be declared null and void और decree of nullity मिल जाएगी। क्लियर बात? बिकॉज सेक्शन नंबर 25 में क्या लिखा हुआ है? कोई भी डिक्री पास की जाए, कोई भी डिक्री पास की जाए हिंदू मैरिज एक्ट में एक ऐसे जज के द्वारा जिनके पास जुरिस्डिक्शन थी, जो कि उस केस को लड़ने के लिए कॉम्पिटेंट थे, जो कि उस केस की हियरिंग के लिए कॉम्पिटेंट थे, कोई भी डिक्री पास करते टाइम वो मेंटेनेंस दे सकते हैं। तो फिर डिक्री ऑफ नलिटी भी तो वो पास करते हैं। इट मीन्स यस, इट मीन्स यस। इज इट क्लियर एवरीवन? Is it clear everyone? Write down the name of the judgment जहां पे ये पॉइंट समझाया गया था। The name of the judgment। सर स्पिंडा रिलेशनशिप क्लियर कर दीजिए। आप पहली बार आए हो ना क्लास में? आनंद कुमार गुप्ता जी, नमस्ते। पहली बार आए हो ना क्लास में? स्पिंडा रिलेशनशिप समझाया ही नहीं गया अभी। सब्र कीजिए, अभी आएगा वो टाइम, अभी वो टाइम भी आएगा। So there is a name of the judgment। इस judgment का नाम लिखो। just give me a second, just give me a second। एक तो ना ये माइक, रमेश्वरी चंदर राम प्रताप जी वर्सेस रमेश्वरी रमेश चंदर। रमेश्वरी चंदर राम प्रताप जी वर्सेस रमेश चंदर। इन दिस केस, अभी मैं आपको ईयर बताता हूं इसका कौन से ईयर में जजमेंट आई थी। इन दिस केस इट वाज हेल्ड दैट द मेंटेनेंस under section number 25 of Hindu Marriage Act can also be given to husband or wife of void marriage as decree of nullity comes under
any decree under section 25 of the Hindu Marriage Act. 25 of the Hindu Marriage Act. So we are done with the class, today's class. And after this, if any of you have any relevant doubt, you can please ask me. In the case of the irrelevant doubts, you can sit quietly and see others. 2005. So it's my sincere gratitude to you for clearing the concepts more clearly, and I'm very much thankful for your lectures. Thank you so much, Srinivas Yadav. But the question was not good. आपका क्वेश्चन अच्छा नहीं था. सर एक बारी जजमेंट हिंदी में बोल दीजिए. यार जजमेंट को हिंदी में कैसे बोलूंगा? ये तो एक अलग ही. जजमेंट को हिंदी में कैसे बोलूंगा? अच्छा, जजमेंट का पॉइंट लगा, जजमेंट का नाम बोल रहे हो. इसमें ये बताया जा रहा है, कृपया सीट की पेटी बांध लीजिए. सेक्शन 25 में हिंदू मैरिज एक्ट के जहां पर मेंटेनेंस प्रोवाइड की जाती है, और ये मेंटेनेंस दोनों ही हस्बैंड को भी और वाइफ को ही मिलती है. ये मेंटेनेंस वैलिड मैरिज के केस में तो मिलती ही मिलती है, पर अगर एक मैरिज वॉइड है, यानी कि अगर एक मैरिज सॉलेमनाइज्ड थी पर सेक्शन 5 की कुछ कंडीशंस को वो वायलेट करती थी, जैसे कि 5 क्लॉज 1, 5 क्लॉज 4, 5 क्लॉज 5, उस केस में अगर हस्बैंड या वाइफ एक वॉइड मैरिज के केस में डिक्री ऑफ नलिटी लेते हैं एंड उनको मेंटेनेंस भी अब चाहिए, तो वो सेक्शन 25 हिंदू मैरिज एक्ट में मेंटेनेंस ले सकते हैं. चलो यारा, सी यू टुमारो. कल मिलते हैं. थैंक यू सो मच. आई विल सी यू गाइस टुमारो. एंड क्लास खत्म होने पे रिव्यू दे देना यार अच्छे आराम से अपने पास. सी यू गाइस, टेक केयर. जय हिंद.